अध्याय 14। बहुत देर हो चुकी है। मैं काफ़ी समय से उसके संपर्क में नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं बता सकती कि वो अभी कहाँ है। लेकिन मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि उसने इस जगह को छोड़ने के बाद कहाँ काम किया था। अनाबेल ने कहा, यह मेरे लिए बहुत मददगार होगा। मैंने उससे कहा, जब उसने यहाँ की नौकरी छोड़ी तो उसने मुझे बताया कि उसका सपना न्यूयॉर्क में रहना और अमीर बनना है। वह रुकी, फिर सांस लेकर बोली, मैंने उसे चेतावनी दी थी कि न्यूयॉर्क जाकर अमीर बनना आसान नहीं होगा, लेकिन वह जिद्दी थी और वहां जाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उसने एक लंबी सांस ली। उसने मुझे भरोसा दिलाया कि उसे सब पता है और उसके पास एक योजना है। उसकी योजना थी कि वह एक प्रसिद्ध दुकान में काम करेगी जिसका नाम था। वह रुकी, उसकी भौहें सिकुड़ गई जैसे वह नाम याद करने की कोशिश कर रही हो। आह! उसका नाम H&M था। उसने अचानक कहा, जिससे मैं और बेत दोनों चौंक गए। फिर वह बोली, उसकी योजना थी कि वह नीचे से शुरुआत करेगी और धीरे धीरे मैनेजर बन जाएगी। फिर जब उसके पास काफ़ी पैसे होंगे तो वह नौकरी छोड़कर अपना फैशन ब्रांड शुरू करेगी। लेकिन मैं आज तक उसका ब्रांड कहीं नहीं देख पाई, इसलिए अब मैं थोड़ी चिंतित हूँ। उसका स्वर चिंता से भरा हुआ था। चिंता मत करो अनाबेल, जब तक मैं उसे ढूंढ न लूँ मैं रुकूंगी नहीं, और जैसे ही मुझे उसकी कोई खबर मिलेगी मैं तुम्हें कॉल करूंगी। मैंने उसे आश्वस्त किया। उसने कृतज्ञता से मेरी ओर देखा। धन्यवाद, उसने कहा। नहीं, मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए, तुमने मुझे समय दिया और मेरी मदद की। मैंने कहा, मेरे स्वर में गहरी कृतज्ञता थी। इसके बाद हमने फ़ोन नंबरों का आदान प्रदान किया और अलविदा कहा। फिर मैं और बेत दुकान से बाहर निकल आए। अब हम क्या करेंगे? न्यूयॉर्क में H&M की करीब 20 दुकानें हैं। क्या तुम हर एक दुकान में जाकर ढूंढोगी? बेत ने मुझसे पूछा। मैं चलते चलते रुक गई और उसके कहने पर सोच में पड़ गई। मैं बहुत खुश थी कि मुझे कोई सुराग मिला, लेकिन मैंने स्थिति का ठीक से विश्लेषण नहीं किया था। शुक्र है कि बेत मेरे साथ आई। मैंने स्थिति पर विचार किया और तय किया कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे हर एक H&M स्टोर जाकर देखना होगा। उम्मीद है कि पहले कुछ दुकानों में ही मुझे सही जगह मिल जाए। कोई और उपाय नहीं है, मुझे हर दुकान में जाकर देखना होगा। उम्मीद है सही दुकान पहले ही कुछ दुकानों में मिल जाए। मैंने बेत से कहा, हमें हर दुकान की जांच करनी है। बेत ने मुझे सुधारा। मैंने उसकी ओर कृतज्ञता से देखा और उसे गले लगाकर धन्यवाद दिया कि वह अपना समय निकालकर मेरे साथ मेरी बहन को ढूंढने आई। इसके बाद हम कार में बैठकर न्यूयॉर्क की ओर रवाना हो गए। जितना न्यूयॉर्क नज़दीक आता गया मेरी घबराहट बढ़ती गई। मुझे नहीं पता कि जब मैं अपनी बहन से मिलूंगी तो क्या कहूंगी। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं और मुझे नहीं पता कि कौन सा पहले पूछना है। शायद बेत को मेरी घबराहट महसूस हो गई थी, इसलिए उसने मुझे आश्वस्त किया कि जब मैं उससे मिलूंगी तो मुझे अपने आप पता चल जाएगा कि क्या कहना है। फिर उसने अपने सहकर्मी के कुछ मज़ेदार चुटकुले सुनाए और मैं हंसने लगी। मेरी घबराहट थोड़ी कम हो गई। पता ही नहीं चला कब हम पहले स्टोर पर पहुंच गए। वह स्टोर बहुत बड़ा था। मुझे एकमात्र खाली पार्किंग मिल गई। काफ़ी किस्मत वाली बात थी। मैंने इंजन बंद किया, एक गहरी सांस ली और कार से बाहर निकल गई। बेत और मैं साथ साथ H&M स्टोर के अंदर चले गए। अंदर बहुत ठंड थी। मैंने गर्मी पाने के लिए अपनी बाहें रगड़ी। अब जब हम यहाँ हैं तो हमें मैनेजर से बात करनी चाहिए। मैनेजर को सभी कर्मचारियों के बारे में पता होता है, बेत ने कहा। मैंने बस सिर हिलाया और हम किसी सेल्स क्लर्क की तलाश में स्टोर में और अंदर चले गए ताकि उससे मैनेजर से मिलने के लिए कह सकें। करीब 1.5 मिनट की तलाश के बाद हमें एक सेल्स क्लर्क मिल गई। वह कपड़े रैक पर लगा रही थी। मुझे उसे परेशान करने में बुरा लग रहा था, लेकिन मुझे मैनेजर से बात करनी थी, इसलिए मैं उसके पास गई और विनम्रता से पूछा, माफ़ कीजिएगा, मुझे खेद है कि मैं आपके काम के बीच टोक रही हूँ, लेकिन क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकती हैं? वह मेरी आवाज़ सुनकर चौंक गई और तेजी से पलटी। मैं हैरान थी कि उसकी गर्दन नहीं मुड़ गई। फिर उसने अपने आप को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा,
कोई बात नहीं, आप कुछ भी नहीं बिगाड़ रही हैं। बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? आपको डराने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मुझे आपके मैनेजर से बात करनी है, मैंने कहा। मैनेजर से क्यों मिलना है? क्या इस स्टोर में कुछ गलत लगा? सेल्स क्लर्क ने चिंतित होकर पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मुस्कुराकर आश्वासन दिया। मैं किसी को ढूंढ रही हूँ जो शायद यहाँ पहले करता था और मुझे उम्मीद है कि मैनेजर मेरी मदद कर पाएंगे। उसका चेहरा शांत हो गया और फिर से मुस्कान लौट आई। ओह, ठीक है, आइए, मैं आपको मैनेजर के पास ले चलती हूँ, उसने इशारा करते हुए कहा। हम स्टोर के और अंदर चले गए जब तक कि हम काउंटर के पास नहीं पहुंच गए। सेल्स क्लर्क रुकी और एक महिला को बुलाया जो काले पेंसिल स्कर्ट और गुलाबी ब्लाउज में थी और करीब डिजीज के दशक के अंत की लग रही थी। सेल्स क्लर्क ने उसे मैनेजर बताया और हम सभी ने सामान्य अभिवादन किया। फिर मैंने सेल्स क्लर्क को धन्यवाद दिया और वह चली गई। अब कमरे में सिर्फ मैं, बेथ और मैनेजर रह गई थी। आप मुझसे कुछ बात करना चाहती थी? मैनेजर ने पूछा। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कभी आपकी स्टाफ में सैफायर जोन्स नाम की कोई कर्मचारी थी? और अगर वह यहाँ काम करती थी तो क्या आप बता सकती हैं कि वह अब कहाँ हो सकती है? मैंने पूछा पूरी उम्मीद के साथ। मेरी उम्मीद तब टूट गई जब उसने जवाब दिया। माफ़ कीजिए, लेकिन मैंने सैफायर जोन्स नाम की किसी कर्मचारी को कभी नहीं रखा। हाँ, सारा जॉन नाम की एक लड़की ज़रूर थी, लेकिन मैं पिछले 10 सालों से यहाँ की मैनेजर हूँ, उसने नरम स्वर में कहा। ओह, मैं बस इतना ही कह सकी। मेरा दिल टूट गया था। मुझे पहले से ही पता होना चाहिए था कि पहले ही स्टोर में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। शायद मैं बस चाहती थी कि वह जल्दी से मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मदद के लिए और माफ़ कीजिए अगर हमने आपको किसी तरह से परेशान किया हो। अब हम चलेंगे, बेथ ने मैनेजर से कहा क्योंकि मैं अब भी उदासी में डूबी हुई थी। कोई बात नहीं, फिर आइएगा और सुरक्षित ड्राइव कीजिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा और हाथ हिलाया जैसे ही बेथ मुझे खींचती हुई स्टोर से बाहर ले गई। चलो, अपने आप को संभालो, ये तो सिर्फ पहला स्टोर था, अभी 9 और स्टोर बाकी हैं, बेथ ने मुझे झिड़का। तुम सही कह रही हो, माफ करना, शायद मैं बहुत ज्यादा उम्मीद कर बैठी थी। चलो अगला स्टोर देखते हैं, मैंने कहा और खुद को संभाल लिया, उम्मीद कायम रखते हुए कि बाकी बचे H&M स्टोर्स में से किसी एक में वो जरूर मिलेगी। अब तक हमने डायनेन स्टोर्स देख लिए थे और सभी ने एक ही जवाब दिया, सैफायर जोन्स नाम की कोई यहाँ कभी नहीं काम करती थी। मैं लगभग अपनी सारी उम्मीदें खो चुकी थी जब हम 10वें स्टोर में दाखिल हुए। अब सिर्फ बेथ ही आशावादी थी और मैं पूरी तरह निराश। लेकिन मैं पूरी तरह गलत थी। हमने ही किया जो हर स्टोर में किया था, सेल्स क्लर्क से मैनेजर से मिलने की गुजारिश की। सेल्स क्लर्क तैयार हो गई और हमें स्टोर के पिछले हिस्से में मैनेजर के ऑफिस तक लाई। उसने दरवाज़ा खटखटाया और कुछ सेकंड बाद अंदर से आवाज़ आई, अंदर आओ। सेल्स क्लर्क पहले अंदर गई और मैनेजर से कुछ कहा। 1 मिनट बाद उसने हमें अंदर बुलाया। जब हम अंदर गए तो सेल्स क्लर्क धीरे से दरवाजे बाहर चली गई। अब कमरे में सिर्फ मैं, बेथ और मैनेजर थी। आप मुझसे कुछ चर्चा करना चाहती थी? उन्होंने विनम्रता से पूछा। हाँ, क्या आपने कभी सैफायर जोन्स नाम की कोई कर्मचारी रखी थी? और अगर हाँ, तो क्या आप बता सकती हैं कि वह अब कहाँ हो सकती है? मैंने वही सवाल दोहराया जो मैं अब तक हर स्टोर में पूछ चुकी थी। अब तो मुझे यह सवाल जुबानी याद हो गया था। और आप ये क्यों जानना चाहती हैं? अगर वह यहाँ काम भी कर चुकी हो तो भी उसकी जानकारी गोपनीय है। वह अब गंभीर हो गई थी। मुझे पता है, लेकिन वह मेरी बहन है और मेरे माता पिता उसे बहुत मिस करते हैं जब से वह हाई स्कूल खत्म करते ही घर छोड़कर चली गई थी। मैंने जवाब दिया। ये पूरी सच्चाई नहीं थी, लेकिन झूठ भी नहीं था। उन्होंने मेरा चेहरा गौर से देखा, फिर मेरा पहचान पत्र मांगा। मैंने पर्स से आईडी निकाली और उन्हें दी। जब वह आईडी देख रही थी, ये मैं थोड़ा पसीना पसीना हो रही थी। करीब 2 मिनट बाद उन्होंने मुझे आईडी लौटा दी और अपनी दाहिनी ओर की दराज से एक हल्के भूरे रंग की फाइल निकाली। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी पसलियों से बाहर निकल आएगा।
फाइल खोलते ही सबसे ऊपर सैफायर की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। मैं उसे देखकर कांप गई। कितने साल हो गए जब मैंने उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देखा था। मैंने सोचा, यह सैफायर जोन्स से जुड़ी सभी जानकारी है। उसने यहाँ करीब 5 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी और यहाँ सिर्फ 1 महीने तक ही काम किया था। मैनेजर ने कहा। तो 5 साल पहले, मैंने लड़खड़ाते हुए कहा। मेरा दिल डूब गया। मैं 5 साल देर से पहुंची हूँ। हाँ, 5 साल पहले। लगता है उसने किसी बहुत अमीर आदमी से सगाई कर ली थी, इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी, मैनेजर ने बताया। मुझे उसकी सगाई की बात पहले से पता थी। अब लगता है मुझे अपने बॉस से ही पूछना होगा, भले ही मुझे लग रहा हो कि वह मुझे नौकरी से निकाल देंगे। इसके बाद मैंने मैनेजर का धन्यवाद किया और स्टोर से बाहर आ गई। घर लौटते समय बेथ ने पूछा कि अब मैं क्या क्या करना चाहती हूँ स्टोर में, और मैंने उसे बताया कि मैं अपने बॉस से पूछूंगी कि सैफायर के साथ क्या हुआ था। बेथ ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हो गई हूँ। उसे लगा कि ये आत्महत्या है, लेकिन चाहे जो हो, यही एक रास्ता बचा है जिससे मुझे सच्चाई पता चल सकती है। घर पहुंचते ही हम दोनों अपने अपने कमरों में चले गए और इतनी थकी हुई थी कि सीधे बिस्तर पर गिर पड़ी। शुक्र है कि कल रविवार है और मैंने अपना सारा काम शुक्रवार को ही खत्म कर लिया है, तो मैं पूरा दिन आराम कर सकती हूँ। सोमवार का समय अलार्म की आवाज से उठी और तुरंत अलार्म बंद कर फिर से बिस्तर पर गिर पड़ी। 1 मिनट तक लेटी रही, फिर खुद को उठने के लिए मजबूर किया और काम के लिए तैयार होने लगी। आधे घंटे में मैं तैयार हो गई और रसोई में जाकर नाश्ते में सीरियल खाया। फिर मैंने अपने सारे ज़रूरी सामान और चाबियां उठाई और घर का दरवाज़ा लॉक करके कार की ओर बढ़ी। इंजन स्टार्ट किया और ऑफिस की तरफ चल दी। करीब 20 मिनट में ऑफिस पहुंच गई। कर्मचारियों की पार्किंग में कार पार्क की, इंजन बंद किया, कार से निकली और लॉबी की ओर बढ़ी। सारा को रोज की तरह नमस्ते कहा और लिफ्ट की तरफ गई। आखिरी पल में लिफ्ट में चढ़ गई और राहत की सांस ली। 2 मिनट बाद लिफ्ट मेरे फ्लोर पर पहुंची और मैं बाहर निकली। तेजी से अपनी डेस्क पर गई और देखा कि बॉस का शेड्यूल ठीक है या नहीं। जब मुझे संतुष्टि हुई तो मैंने टैबलेट उठाया और उनके ऑफिस की ओर चल दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि आज ही मैं सैफायर के बारे में बॉस से बात करूंगी। मैं बहुत डरी हुई थी कि वह किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे। मैंने खुद को हिम्मत दी, दरवाजा खटखटाया और 1 मिनट बाद अंदर से आवाज आई, अंदर आओ।